कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जो घिरी हो अरबों बर्फ की चट्टानों से और यहीं हो एक रहस्यमय ड्वार्फ स्टार और मैग्नेटिक बबल्स का एक गोला 10 करोड़ मील चौड़ा, जहां खतरनाक रेडिएशन फील्ड्स के बीच एक कॉस्मिक वॉर तबाही मचाती रहती हो। ये गैलेक्सी के एक दूर दराज हिस्से में है, मगर हमारे नजदीक ही है, हमारे ही सोलर सिस्टम में। और इसके बाहरी हिस्से में जो कुछ हो रहा है वही तय करता है कि हम जिएंगे या मरेंगे। पिछली सदी के दौरान यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। हमने अपनी गैलेक्सी में अरबों तारे ढूंढे हैं और यूनिवर्स में अरबों नई गैलेक्सी भी खोज डाली है। हमने ब्लैक होल्स में से कॉस्मिक जेट्स निकलते देखे हैं, फटते हुए डेथ स्टार्स, और दूर दराज सोलर सिस्टम्स में हमने नए प्लैनेट्स भी देखे हैं। लेकिन जब बात आती है हमारे अपने कॉस्मिक जिप कोड की, तो हम इसके बारे में बहुत कम ही जानते हैं। हम स्पेस को स्टडी करते हैं और हमारे सबसे करीब है हमारा सोलर सिस्टम, तो इसे ही हमें सबसे अच्छे ढंग से समझना चाहिए। लेकिन शायद हमने ऐसा करने की अभी शुरुआत ही की है। हम उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। ये सोलर सिस्टम हमारा घर है, ये हमारा पड़ोस है, पर शायद आपको ये जानकर हैरानी हो कि हमें ये भी नहीं मालूम कि इसका दायरा कितना है। बचपन में मुझे सिखाया गया था कि जहाँ प्लैनेट्स हैं वहीं तक सोलर सिस्टम है, तो उस समय प्लूटो सबसे दूर वाला प्लैनेट था, यानी सोलर सिस्टम बस वहीं तक था। पर पता चला कि ये बात तो बिल्कुल गलत है। अगर आप सोचते हैं कि जहाँ तक प्लैनेट्स हैं वहीं तक सोलर सिस्टम है, यानी जहाँ नेपच्यून और प्लूटो हैं, तो मेरा मानना है कि आप काफी कुछ मिस कर रहे हैं। हमें अभी अभी एक हैरत अंगेज बात पता चली है। जहां हमारे प्लैनेट्स खत्म होते हैं, 90% से ज्यादा हमारा सोलर सिस्टम वहां से शुरू होता है। जब तक सूरज की रोशनी वहां तक पहुंचती है, बहुत कमजोर हो चुकी होती है। लेकिन हम जानते हैं कि वहां कुछ है जहां से पृथ्वी पर मेहमान आते रहते हैं। ये हैं कॉमेट्स। कहा जाता है कि ये कॉमेट्स नेपच्यून की ऑर्बिट से भी परे से एक रहस्यमय डिस्क से आते रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं लगता था कि ये बात साबित होगी। काइपर बेल्ट सिर्फ थियरी में मौजूद थी, इसके बारे में बस अंदाजा ही था, पर यह भी माना जाता था कि इसे देखना बहुत ही मुश्किल होगा। इस चीज की चौड़ाई 160 किलोमीटर हो सकती है और पृथ्वी से दूरी अरबों किलोमीटर। इससे छोटी चीज ढूंढना मुश्किल है और किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो पाएगा। सन 1986 में हवाई के मोना के ऑब्जर्वेटरी के एस्ट्रोनॉमर्स की टीम ने इस बात को गलत साबित करने का फैसला किया। मैं चीजें जमा करता रहता हूँ। ये वो नोट्स हैं जो हमने ऑब्जर्वेशन के दौरान बनाए थे। मैं एक नोटबुक में बहुत कुछ लिखता रहता था ताकि पहाड़ की चोटी पर हो रही हर बात का ट्रैक रख सकूं। यहाँ उस 220 सेंटीमीटर के टेलीस्कोप का नाम लिखा हुआ है, मोना केआ। इसे रस्ट बकेट भी कहा जाता था। इस टेलीस्कोप को देखने वालों को लगता था कि ये कितनी बेकार चीज है। ब्राउन कलर होने की वजह से लगता था इस पर जंग लग गया है, यानी ये टेलीस्कोप बहुत ही बदसूरत लगता है, पर अपने काम के लिए हम इसे ही इस्तेमाल करते हैं। अगर ये प्लैनेट्स से आगे कोई चीज ढूंढ पाते तो इसे इस भयानक काइपर बेल्ट में ही होना था। 6 साल तक उन्हें कुछ नहीं मिला। ये ऐसा ही था जैसे किसी बड़े से शहर में कोई पुराना सिक्का ढूंढना। हम कई साल तक बाहरी सोलर सिस्टम में चीजों को ढूंढते रहे। हमें काफी तकलीफ भी हुई और निराशा भी। आपको चीजों के स्केल के बारे में भी सोचना होता है। हम ऐसे तारे देख सकते हैं जो सैकड़ों या हजारों लाइट ईयर्स दूर होते हैं, पर ये चमकने वाले विशाल पिंड होते हैं। तो आप सिर्फ 160 किलोमीटर चौड़ी और डार्क चीज कैसे देखेंगे जिसकी अपनी कोई रोशनी भी ना हो। इसीलिए इन चीजों को ढूंढना बहुत मुश्किल था। काइपर बेल्ट वाली चीजें ज्यादातर बर्फ से बनी होती है, तो आपको लगेगा कि इन्हें तो आइसबर्ग्स की तरह चमकना चाहिए। हम ज्वालामुखी वाले इलाके में हैं, तो इनमें से कुछ आइसबर्ग काले हैं, राख से ढके हुए।
यानी हम इन्हें काइपर बेल्ट वाली चीजों जैसा ही मान सकते हैं। मैं उस चीज के करीब जाना चाहता था, लेकिन मेरे गाइड ने मुझे बताया कि वो बहुत बड़ा है, हम उसके करीब नहीं जा सकते, वो पलट जाएगा। हमें ये आइसबर्ग मिल गया जो काफी डार्क है, तो जरा इसी को देखते हैं। देखिए, ये बाहर से काफी काला है। कॉमेट भी काले ही होते हैं, हालांकि वो इससे भी ज्यादा काले होते हैं। हमें लगता है कि कॉमेट्स आमतौर पर एस्फाल्ट से, टार से भी काले होते हैं। कॉमेट्स इसलिए काले होते हैं क्योंकि सूरज उन्हें झुलसा देता है। तो ये काली चीज आती कहां से है? ये राख तो नहीं है, लेकिन जब हम जानते हैं कि कॉमेट्स में काफी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स, और जब इन चीजों में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और कॉस्मिक रेज से धमाका होता है, तो ये झुलस जाते हैं और उससे काले हो जाते हैं। तो ये ऐसे ही है जैसे आप मांस के किसी टुकड़े को लेकर उसे बारबेक्यू पर काफी वक्त के लिए छोड़ दें और वो जलकर काला हो जाए। कॉमेट्स के साथ भी ऐसा ही होता रहता है। काइपर बेल्ट वाली चीजें भी ऐसी ही होती है। ये छोटी होती हैं और स्पेस के अंधेरे बैकग्राउंड में घुल मिल जाती है। इन चीजों की स्टडी के साथ दिक्कत यह है कि इनको देखना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके लिए बहुत बड़े टेलीस्कोप की जरूरत पड़ती है। काइपर बेल्ट वाली बिल्कुल स्याह चीजें करीब आधे दशक तक छिपी रहीं। फिर गर्मियों की एक रात ज्वेट और उनकी टीम को कुछ नजर आया और बस उसके बाद सोलर सिस्टम हमेशा के लिए बदल गया। ये वो लॉग शीट और वो नोट्स हैं जो हम ऑब्जर्वेशन के दौरान बनाते हैं। 29 अगस्त सन 1992 हमने शुरुआत आम ढंग से की। हमने टेलीस्कोप से मिली तस्वीरों को देखना शुरू किया और हमें ये चीज पहली बार दिखी। ये इकलौता छोटा सा बिंदु आसमान में बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। इसके धीमे पाथ ने ये दिखाया कि ये सूरज का चक्कर लगा रहा था, लेकिन एक ऐसे ऑर्बिट में जो इसे प्लैनेट से बहुत आगे ले गया, और ये ऑर्बिट इसे रहस्यमय काइपर बेल्ट में पहुंचा रहा था। ये आसमान में बहुत धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, इसीलिए ये बहुत दूर था। इसकी धीमी रफ्तार की वजह से हम फौरन जान गए कि ये तब तक सोलर सिस्टम में दिखने वाली सबसे दूर वाली चीज थी। यहाँ इस नोट में लिखा है SMO, स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट, साथ में क्वेश्चन मार्क भी बनाया हुआ है। यानी ये काइपर बेल्ट की डिस्कवरी थी जो 3 अक्षरों में लिखी थी। पलक झपकते ही काइपर बेल्ट एक असलियत बन गई और हमारा सोलर सिस्टम भी 2 गुना बड़ा बन गया। ये बहुत बड़ी बात थी। पहले हम जिस सोलर सिस्टम के हिस्से की मौजूदगी की बात बिना सबूत के करते थे, वो सबूत अचानक सामने था। काइपर बेल्ट में मौजूद इस पहली चीज की खोज से ये साफ पता चल गया कि वहाँ बहुत सी नई चीजें मौजूद हैं। एक तरह से रातों रात ही सोलर सिस्टम का डायमीटर 2 गुना हो गया। बाद में टीम ने काइपर बेल्ट की और भी कई चीजों की पहचान की। इन्होंने कैलकुलेट किया कि अरबों ऐसी चीजें एक बड़ी सी डिस्क में सूर्य का चक्कर लगा रही होंगी। हमारे पास ये पहला सबूत था कि हमारे सोलर सिस्टम में हमारे लिए बड़े बड़े सरप्राइजेज मौजूद थे। हमारे मुताबिक सोलर सिस्टम की जो सीमा थी वो अब बहुत बढ़ गई थी। काइपर बेल्ट की पहली चीज की खोज एक बहुत ही शानदार कामयाबी थी। ये इस बात का सबूत था कि सोलर सिस्टम में बहुत सारी चीजें मौजूद थीं जिनके बारे में हम पहले अंदाजा ही लगाते थे, लेकिन फिर ये वाकई मिली। हमें तो यूं लगा जैसे एक पूरा का पूरा प्लेनेट ही हमने खोज लिया हो। काइपर बेल्ट बहुत बड़ी है। ये पृथ्वी की ऑर्बिट के मुकाबले सूर्य से 50 गुना ज्यादा दूर तक फैली हुई है और इसका ताल्लुक सोलर सिस्टम के शुरुआती दिनों से है। काइपर बेल्ट में मौजूद मटेरियल असल में प्लैनेट्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स का बचा खुचा हिस्सा है। इन चीजों से पृथ्वी या जुपिटर जैसे बड़े ग्रह बन सकते थे, लेकिन इसमें से कुछ हिस्सा इधर उधर फैल गया और उसी तरह मौजूद रहा। ये छोटे छोटे टुकड़े प्लैनेट्स के बनने के दौरान बचे रहे हैं। काइपर बेल्ट की खोज से सोलर सिस्टम का साइज फौरन ही बढ़ गया, लेकिन एक मेंबर का ओहदा कम हो गया। क्योंकि इस बेल्ट में मौजूद कुछ चीजें हमारे सबसे छोटे प्लेनेट प्लूटो से भी बड़ी थी, इसीलिए इसे ड्वार्फ प्लेनेट का दर्जा दे दिया गया। प्लूटो को लेकर जो कंट्रोवर्सी होती रही है वो मुझे बहुत ही मजेदार लगी है। क्या ये प्लैनेट है, एक ड्वार्फ प्लैनेट है, या फिर इन दोनों के बीच की चीज? प्लूटो अब भी हमारे सोलर सिस्टम का एक दिलचस्प और जरूरी हिस्सा है, लेकिन अब हम इसे इसके सबसे करीबी पड़ोसियों के हिसाब से देखते हैं।
हमें इस बात से परेशान नहीं होना चाहिए कि प्लूटो को अब एक प्लैनेट नहीं कहा जाता। अब इस बारे में बात की जानी चाहिए कि प्लूटो एक ड्वार्फ प्लैनेट है और ये हमें अपने उन नए दोस्तों के बारे में काफी बातें बता सकता है जिन्हें हम साल दर साल खोजते जा रहे हैं। आज प्लूटो के 1400 से ज्यादा भाई और बहन हैं जिन्हें कहा जाता है प्लूटिनोज। अगर प्लूटो एक प्लैनेट है तो सभी प्लूटिनोज भी हैं। तो ऐसे में इन सभी के नाम याद करना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा।